सबसे पहले बात आता है, एक वैज्ञानिक थे डेनमार्क के, ठीक है, डेनमार्क के वैज्ञानिक का क्या नाम था, सोरेन सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ध्यान रखिएगा, सोरेनसन थे वैज्ञानिक। 1909 में ना उन्होंने एक पैमाना यानी स्केल जिसको कहते हैं विकसित किया, और उसी को क्या क्या कहा गया, पीएच स्केल कहा गया, ठीक है, पीएच स्केल कहा गया। तो ये पीएच स्केल क्या था, देखिएगा, पीएच स्केल क्या था। तो पीएच स्केल में सबसे पहला बात जो है बाबू, कि ये पी क्या है, पी क्या सूचक है, पी से क्या होता है। तो पी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं पुषांश, पुषांश, अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंज, ठीक है, पोटेंज। उसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, पावर, ठीक है, शक्ति, पावर। और एच किसके लिए आया है, हाइड्रोजन के लिए आया है। पीएच में पी मतलब पुषांश या पोटेंज, जिसका मतलब क्या हो गया, शक्ति, और एच किसके लिए आया है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब क्या है, पीएच का सामान्य अर्थ क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। कोई भी विलयन होगा उसका पीएच हमको निकालना होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की क्या शक्ति है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात आता है, अगर आगे हम बात करें पीएच मान का बात करें, तो पीएच का मान जो होगा वह कहां से कहां तक होता है। तो पीएच का मान बाबू कहां से कहां तक होता है, बताए हैं ना, ठीक है। और उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और क्षारीय विलयन का, ये सब चर्चा किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो विलयन का पीएच, अब विलयन का पीएच क्या हो जाएगा, देखो विलयन का पीएच का परिभाषा हम आपको बताए थे, क्या बोले थे कि देखो ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इस पे अगर प्लस माइनस लग गया तो हाइड्रोजन आयन, ये अगर बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं तो क्या बताता है, सांद्रता, और यहाँ पर क्या लॉग या लघुगणक इसी को कहते हैं, इसी में माइनस, तो क्या हो गया, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, उसी को हम क्या कह देंगे, विलयन का पीएच कहते हैं, ठीक है। तो सूत्र यहाँ से क्या हो गया, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। अच्छा ये माइनस वाला ये ऊपर में भी जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी में हम बताए थे, लॉग एम के पावर एन रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम, ठीक है। यानी ये जो चीज है ना, ये ऊपर में भी जाता है, ये एम ऊपर में है तब ना नीचे आया, यानी कहने का मतलब माइनस है, तो इसे भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, लॉग एच प्लस आयन का सांद्रता हुआ पावर में माइनस 1 ना। अच्छा कोई भी चीज पावर में मान लो x के पावर माइनस 1 लिखा है, तो क्या हम इसको 1/x नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसी को हम क्या 1/h प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, h प्लस का n के एक पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1/h प्लस आयन। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या करता है, ऐसा ना लिख के ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो घबराना नहीं ना है, आराम से इसको हम टिक करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा आप। तो पीएच बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग एच प्लस आयन, और पीएच बराबर लॉग 1/h प्लस आयन। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से न्यूमेरिकल अगर दे दिया क्वेश्चन, कि मान लो क्वेश्चन दे दिया कि कोई विलयन है, उसका 10 के पावर -2m H2SO4 है, या मान लेते हैं कोई अम्ल H2SO4 है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे दिए कि 10 के पावर -3m HCl है। तीसरा क्वेश्चन दे दिए कि चलो सांद्रता दे दिया 10 के पावर -3m NaOH है। तब बताएगा कि बताओ इस सब में विलयन का पीएच क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़िया से देखिएगा, यहाँ से देखिए H2SO4 टूटता कैसे है, H प्लस और SO4 2 माइनस में, अब चूंकि 2 माइनस टूटता है तो 2 H प्लस आएगा, 2 H प्लस आएगा ना। यहाँ पर जो सांद्रता है उसको 2 H प्लस आयन का सांद्रता है, लेकिन लॉग वाला में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन, 1 H प्लस आयन का सांद्रता देखते हैं, यहाँ पर 2 H प्लस आयन का सांद्रता है, इसको 2 से भाग करना होगा ना,
दुगो H प्लस आयन दे रहा है ना विलयन। तो यहाँ पर जो आएगा सांद्रता 10 पावर माइनस 2 है, इसका H प्लस आयन की सांद्रता इसके केस में क्या होगा 10 पावर माइनस 2 बटा 2, यानी 2 भाग में बटेगा ना, यानी 10 के पावर माइनस 1, यानी ये सोचो ना 2 के लिए 10 के पावर माइनस 2 है, 1 के लिए 10 पावर माइनस 1, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 10 पावर माइनस 2 माइनस 1 है तो 2 हो जाएगा। अब इसमें जैसे अभी केवल H प्लस में टूटता है, यहाँ तो 10 पावर माइनस 3 हो गया H प्लस आयन की सांद्रता, इसका पीएच तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 OH है, तो जब OH माइनस 3 रहता है तो H प्लस कितना होता है 11, बताए ना, 14 में से घटा लेते हैं। हाँ, काहे ऐसा होता है, काहे कि H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 1 गुना 10 के पावर माइनस 14 m के बराबर होता है। यहाँ 14 माइनस 14 होता है ना, तो इसी तरह तो ये माइनस 3 m OH है, तो यानी H प्लस इसमें कितना होगा माइनस 11, 10 पावर माइनस 11 होगा। तो 10 पावर माइनस 11 जब है तो मान लो H प्लस कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 11, तो पीएच कितना हो गया 11, इसका पीएच कितना हो जाएगा 11। कोई दिक्कत, ये सब चर्चा कर चुके थे, ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया। अब बात आगे हम बढ़ते हैं। अब कहता है कि पीएच स्केल का अगर परिभाषा पूछे, विलयन का पीएच पूछेगा तो उसको बताएंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघु गुणक का ऋणात्मक लघु गुणक। लेकिन अगर पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है, एक प्रकार का पैमाना है, मापने वाला है क्या, जिसकी सहायता से हम विलयन के क्या बता सकते हैं कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है ना। अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता हम ज्ञात करते हैं विलयन का पीएच किससे, पीएच स्केल से। तो विलयन का पीएच अगर पूछेगा तो उसका अलग परिभाषा बताएंगे, अब पीएच स्केल पूछेगा तो अलग बताएंगे, क्या बताएंगे ना। विलयन का सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक को हम पीएच बोलते हैं, विलयन का पीएच बोलते हैं। लेकिन अगर पीएच स्केल पूछे तो वह बताएंगे यह एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम किसी विलयन का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना। अब अगर बात किया जाए आगे, अगर पीएच स्केल का वर्गीकरण, वही जो हम पीएच स्केल को बांटे थे 3 भाग में, याद है ना, 3 भाग में बांटे थे, जैसे इस तरह से लेता था ना, इधर कितना 14, ये 0, बीच में 7। पीएच स्केल को पहले से बोलती तो हम लगा के रखते, अच्छा दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मान लो पीएच वैल्यू ये हम लिख रहे हैं, ये पीएच वैल्यू नहीं लिखे हैं 0, 7, 14। अगर मान लो यहाँ पर बोले कि H प्लस आयन का सांद्रता बताओ तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0, इसमें क्या होगा 10 के पावर माइनस 7। अरे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता माइनस 7 तब ना पीएच 7, गड़बड़ करते हो तुम लोग। इसमें क्या होगा 10 के पावर माइनस 14 होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ना होगा। अब अगर मान लो किसी का मान लो बीच में जैसे हम बोल दिए 3, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने होगा, मान लो यहाँ पर बोल दिए 9, तो 10 पावर क्या हो जाएगा। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 14 तक जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, मान लो क्या यहाँ से हम OH बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये अगर मान लो 0 है 10 के पावर 0, ये एक्चुअली 10 के पावर 0 है ना, गड़बड़ कर दिए, 10 पावर 0 है, तो यहाँ क्या होगा 10 पावर माइनस 14, ये कितना होगा 10 पावर माइनस 11, इसके लिए 10 के पावर माइनस 7, इसके लिए 10 के पावर 5 माइनस 5, 10 पावर ना, बात समझ रहे हैं। अब पूरा क्लियर हो गया होगा H प्लस आयन OH माइनस आयन वाला, कोई दिक्कत, ये है। अब मान लो 0 से 6 है तो एसिडिक होगा, या 7 से कम बोलते हैं जिसको ना, जो जितना कम होगा पीएच उतना अधिक अम्लीय है क्या, ठीक है। अच्छा, 7 पर उदासीन और 8 से 14 के लिए क्या हो जाएगा क्षारीय, कोई दिक्कत। 7 से थोड़ा भी कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े जा,
देखिए पीएच का मान 0 की ओर बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है और पीएच का मान 14 की ओर बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। कोई दिक्कत? मतलब 14 की ओर 14 तक 7 से बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। हाँ 7 से कम हुआ तो अम्लीयता बढ़ेगा। अब तो आ गया पीएच मीटर आ गया, पता है तुम लोग को? अभी पीएच मीटर आ गया है। आराम से कोई विलयन है ना, जैसे मान लो HCl है, HCl का विलयन है, तो उसमें क्या करेगा वो पीएच मीटर का उसमें कॉर्ड रहेगा, उसमें डाल देगा तो खटसिन मीटर में जैसे डिजिटल है ना, तो वो बता देगा कि उसका कितना पीएच है एग्जैक्ट। वो बिलियन का जितना भी होगा पीएच तो होगा। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा, पता है क्या? जैसे मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इसमें देखिए सारणी में भी है ना। मानव रक्त एवं आंसू इसका कितना होता है? 7.4। कंपटीशन में एग्जाम क्या पूछा? 7.4 उदासीन हो गया, क्षारीय। ठीक है, 7 के लिए एग्जैक्ट 7 होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा कि मानव रक्त है, उसका मानव रक्त में हम क्या कर रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, H2O पानी मिला रहे हैं, तो बताओ उसका पीएच क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? बताओ क्या होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं। अरे कोई भी चीज, एगो बात बताओ, कोई भी एगो चीज, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल आपको पढ़ाए थे, 2 प्रकार का होता है ना। सांद्र अम्ल भूल गए तो हम रिवीजन थोड़ा सा हम जस्ट कर देते हैं। सांद्र अम्ल क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? जब अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसको हम सांद्र कहते थे। तनु में क्या होता है? जल की मात्रा अधिक होता है और तनु का मात्रा होता है ना। अब मान लो पानी मिलाना ही तनुकरण कहलाता है, तनुकरण पानी मिलाना कहते हैं। तो तनुकरण करने से क्या होता है? उसका सांद्रता घटेगा। अब जब सांद्रता घटेगा तो पीएच भी क्या होगा? बात समझे? ये भी ध्यान रखिएगा। तो खैर वो कंपटीशन का चीज था, यहाँ नहीं। आपसे सिंपल वहां पूछेगा, बताओ मानव लार का पीएच कहां से कहां तक होता है या कितना होता है? 6.5 से 7.5। ये मानव रक्त वाला खूब ज्यादा पूछता है। ठीक है, और जो है आपको एगो, अरे और का ये दूध का तो जानबे करते हो 6.8 होता है। मूत्र का भी पूछता है 5.5 से 7.5 तक। ठीक है, और अक्सर एवरेज 6 भी ले लेता है। मूत्र छी 6 ध्यान रखेंगे, 6 के आसपास। ठीक है, ट्रिक से। और इसी तरह से टमाटर, वाइन, शीतल जैत, सिरका, दारू। ठीक है, अच्छा सिरका का पीएच 2.4 से 3.4। नींबू का 2.2 से 2.4। एगो नीमुआ 2-4 गो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पीएच है, ये पूरा लिस्ट है, पढ़ लीजिएगा कि किसका कितना पीएच होता है, पूछता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ मिल जाएगा रिकॉर्ड। अच्छा धीरे धीरे करना है। बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है सर, धीरे धीरे दिखाइए। चलिए, अच्छा गैस्ट्रिक जूस हम क्वेश्चन में भी कराए थे। बिलियन, कुछ बिलियन का पीएच है, देख लो। अगर 1 मोलर है, मोल प्रति लीटर HCl रहेगा तो उसका पीएच मान 0 होता है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे H2SO4, जो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। HCl, HNO3 और H2SO4 में सबसे ज्यादा H2SO4, फिर HNO3 और उसके बाद HCl। ठीक है, सब प्रबल अम्ल है। उसके बाद बैटरी अम्ल में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है 0.5। गैस्ट्रिक जूस जो आमाशय में उपस्थित रहता है ना, गैस्ट्रिक जूस, उसका 1 से 3 तक, 3 मान सकते हैं आप, वो होता है। नींबू का रस 2.2 से 2.4, सिरका 2.4 से 3.4, शीतल पेय 3, वाइन में 2.8 से 3.8, टमाटर का रस 4.4 से 4.8, बियर में 4 से 5, कॉफी में 4 से 4.5। मूत्र का ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 5.5 से 7.5। अच्छा ये
तुम बताओ, आप बोल रहे हैं मूत्र का 6 भी बोल रहे हैं, ये रेंज में क्यों? क्योंकि सबका अब वो व्यक्ति पानी कितना पिया है उसके आधार पर मूत्र का अलग अलग मान आएगा ना, ठीक है। दूध का कितना होगा? 6.8, लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है 7, समुद्री जल एवं अंडे का सफेद भाग का 7.8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH एंटासिड के रूप में यूज होता है ना रे, और पच के 10, चूने का पानी बुझा हुआ चूना है ना 10.5, 10 भी कहीं कहीं ले लेता है। ये सब घरेलू अमोनिया 11 और 0.1 MAH 13 और 1 मोलर NaOH 14, ठीक है। प्रबल क्षार होता है NaOH, तुम लोग जानते हो, ठीक है। अब देखो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखो, ठीक है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन, आराम से सुनिए, हेलो अल्लाह ने, आराम से सुनिएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पीएच, विलियन की पीएच को परिभाषित करो। ज्यादा अगर लंबा करना होगा तो विलियन की पीएच से आप क्या समझते हैं, इसके दैनिक जीवन में उपयोग को बताएं, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग को हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं और पूरा डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं, तो आराम से इसको देखिएगा। और फिर इसका हम डिस्क्रिप्शन भी नीचे है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको लिखिएगा दैनिक जीवन में पीएच की भूमिका निम्न है, ठीक है। क्या लिखोगे? दैनिक जीवन में पीएच का भूमिका निम्न है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि मानव रक्त, आंसू, लार का पीएच सामान्यतः 7 से लेके 7.8 के बीच होता है। हमारा शरीर भी कहां से कहां तक काम करता है, किस पीएच रेंज में? 7 से 7.5 के बीच काम करता है ना। तो कहता है, तो वही यदि पीएच का मान 7 से कम हो या 7.8 से अधिक हो तो जीवित प्राणी के लिए जीवन रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ये पहला पॉइंट लिखेंगे। पीएच हमारे जीवन में उपयोग है ना, हमारे शरीर में ही बहुत सारे चीज का जरूरत है, जैसे मानव रक्त को शरीर से अलग नहीं कर सकते। अब उसका पीएच एकदम मेंटेन रहना चाहिए, एकदम 7.4 है तो 7.4 रहना चाहिए, बात समझ रहे हो? ये उपयोग है। अगर मान लो उसका अगर 7 से कम हो गया तब दिक्कत, 7.8 से भी अधिक हो गया तो भी दिक्कत, हमारा जीवन में क्या, जीवन कठिन हो जाएगा जीना। तो पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, पौधे की वृद्धि तभी अच्छी होती है जब मिट्टी का पीएच मान ना तो अधिक क्षारीय हो और ना ही अधिक अम्लीय हो। ये दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कि मिट्टी के भी क्या होंगे कि वृद्धि अच्छा होगा, फसल हमारा अच्छा होगा, कि मृदा का भी क्या होना चाहिए, पीएच सही होना चाहिए, वह ना अधिक अम्लीय होना चाहिए ना अधिक। अच्छा, इसीलिए आपको पता नहीं होगा मिट्टी का भी परीक्षण होता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल में मिट्टी सबका परीक्षण होता है, वो आता है मिट्टी लेके जाता है और चेक करके बताता है कि इसमें आपको ये मिट्टी आपका अम्लीय है कि क्षारीय है, फिर उसके अनुसार उसका उपचार बनाता है। अब अम्लीय होगा तो क्या कहेगा, क्षारीय पदार्थ मिलाने के लिए, क्षारीय होगा तो क्या कहेगा, अम्लीय मिलाओ। बात समझ रहे हो? हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पेट में उत्पन्न होने वाला HCl होता है ना बाबू, पाचन में सहायक होता है, परंतु यदि मसालेदार भोजन के कारण अधिक अम्ल बन जाए तो अपच हो जाता है ना। ऐसी स्थिति में एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन किया जाता है। तो पीएच हमारे पेट में, हमारे उदर में HCl बनता है, उसका भी पीएच मान क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, कि नियत होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, मुंह में बचे हुए भोजन के कणों और शर्करा के अपघटन से अम्ल बन जाता है। हम लोग जो खाते हैं उसके बाद कुल्ला अगर नहीं करोगे तो उस सब के कारण क्या हो जाता है, भोजन का कण या चॉकलेट खा लिए तो वो सब मुंह में रह जाता है, जिसके कारण क्या करेगा, वह अम्ल बना देगा। अब वह अम्ल बनेगा जो लार को आंशिक रूप से निष्क्रिय करते रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, तो उससे हमारा क्या होने लगता है, दांत क्षय होने लगता है, दांत क्षय होने लगता है, ठीक है। अधिक अम्ल बनने के कारण क्या होगा, हमारा दांत सड़ने लगता है, ठीक है। तो उससे भी हमको क्या होगा, उसके बाद हमको दांत में अगर अम्लीयता बढ़ जाता है तो टूथपेस्ट, कोलगेट ये सब कहता है यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गया। अगला 5वां पॉइंट क्या कहता है, पशु और पौधे
रासायनिक क्रियाओं द्वारा आत्मरक्षा करते हैं। जैसे मधुमक्खी, अब मधुमक्खी पता है ना तुमको, उसमें डंक मारता है कौन? मधुमक्खी। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। चींटी का डंक भूल गई, ठीक है। बिच्छू का डंक या नेटल पौधा, ये सब डंक मारता है और शरीर में कौन अम्ल? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं बाबू? प्रवेश करता है जिससे दर्द होता है, तो वो अपना आत्मरक्षा भी करता है। वो ऐसा नहीं आपको काटता, वो अपने सुरक्षा के लिए हम लोग को काटता है ताकि वो तुम लोग भाग जाओ, ठीक है। तो वो भी उपयोग है। अगला, तांबे के बर्तन की सतह पर तांबे के ऑक्साइड की परत जम जाता है जिससे वह मलिन हो जाता है। वह परत क्षारीय होने के कारण होता है, जिससे हम क्या करेंगे? नींबू जो अम्लीय होता है, ठीक है, जो बढ़िया बढ़िया जो ऐड आता है, ठीक है, न बोलता है कि वो उसमें नींबू है, नींबू वाला, उसको बर्तन साफ के लिए ना, हाँ हाँ, तो समझे, उसमें क्या रहता है? नींबू यानी अम्लीय पदार्थ रहेगा, उसको रगड़ कर उसको साफ किया जाता है। तो देखे, तो ये सब उसका क्या था? उपयोग था। इस तरह से आप 6 पॉइंट एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। वो भी होता है, जैसे मान लो वातावरण में SO2 NO2 ये सब जो है उसके कारण मात्रा बढ़ जाता है, वो वर्षा जल के साथ आ जाता है, तो पानी का अम्लीयता बढ़ जाएगा। वह जो है वही पानी चल जाता है समुद्र में चल जाता है, नदी तालाब में चल जाता है। तो जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं उसको क्या हो जाता है? परेशानी हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाता है पानी का, तो दिक्कत होता है, वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये 6 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी चीज को हम फिर अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पीएच हमारा क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, ठीक है। पीएच पेपर का प्रयोग, पीएच पर पेपर पढ़े हो ना, उसी को कहते हैं पीएच पेपर को, हाँ, उसी से बनाया जाता है। देखो पीएच नहीं, वो लाइकेन हमारा अलग चीज है। पीएच पेपर में क्या रहता है कि रंग के आधार पे ना वो वस्तु को बताया जाता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है, रंग के आधार पे अलग। देखिए ना, पीएच पेपर के साथ साथ एक चार्ट दिया रहता है उसमें, और उसमें पीएच मान भी अलग अलग रंग दिखाया जाता है, उसके आधार पे वो बताया जाता है, ठीक है। अब बताए थे पीएच मीटर भी होता है, तो सीधे आराम से मीटर का कोड उसमें डालिए, रंग नहीं, रंग वाला तो पीएच यूनिवर्सल मीटर हुआ, पीएच पत्र हुआ, पेपर हुआ। अब पीएच मीटर में क्या होगा? उसमें आराम से कोड वो मान ही बता देगा डायरेक्ट, हाँ, एग्जैक्ट मान ही बता देगा, ठीक है। अब देख लो, यही चर्चा हम कर रहे थे दैनिक जीवन में पीएच का भूमिका। अब डिटेल में पढ़ते हैं उसको। सबसे पहले क्या आता है? जैविक तंत्र में, यानी जैविक तंत्र का मतलब क्या हुआ? पौधे में और जानवरों में कैसे होता है? पौधे में और जानवरों में देखो क्या होता है। मनुष्य में कहता है मनुष्य और जानवर के शरीर में होने वाली अधिकांश रासायनिक क्रियाएं एक निश्चित पीएच सीमा में ही होनी चाहिए, पीएच सीमा में ही होता है, ठीक है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे थे ना कि यह पीएच सीमा कितना होना चाहिए? हमारा मनुष्य का शरीर कितने से कितने पीएच के बीच काम करता है? 7 से लेके 7.8 तक होता है। अब मान लो इससे ना तो 7 से कम होना चाहिए, ना 7.8 से, जीवन कठिन हो जाएगा जीना। उदाहरण के लिए मानव रक्त हो गया, लार हो गया, इस सब का लगभग 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। यदि 7 से कम या इससे अधिक हो जाएगा तो जीवन का जीवित रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अब जैसे वर्षा का जल है, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है, क्योंकि वायु में उपस्थित क्या हो जाता है? CO2 और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 जो है वर्षा जल के साथ क्या हो जाता है? घुल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, करते हैं ना रे। और उसका पीएच वर्षा का जल का मान कितना से कम हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखो। एसिड रेन पूछता है क्या है? अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं? तो आप लिखोगे जब वर्षा जल का मान, जब वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाए। ऑब्जेक्टिव में हम कराए भी है, जब वर्षा जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम कौन सा वर्षा कहते हैं?
वर्षा जो ऊपर से आता है ना, उसमें अम्लीय वर्षा होने के कारण CO2 वायुमंडल में उपस्थित CO2 और SO2 कारक है। बात समझे, ध्यान रखिएगा इसको। और यही वर्षा का जल क्या होगा, अम्लीय हो के बाद वह नदियों में मिल जाएगा, तो नदी का जल भी क्या हो जाएगा, अम्लीय। अब अम्लीय हो जाएगा और उसका पीएच क्या हो जाएगा तब, क्या कि अम्ल का पीएच कम होता है। अब जब पीएच का मान कम हो जाएगा, ऐसे स्थिति में नदियों में जो जलीय जीवन है वह प्रभावित होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पौधा वाला बताए हैं कि क्या होगा, पौधे की स्वस्थ वृद्धि तभी होती है जब मिट्टी अच्छा हो। अब मिट्टी कैसा होना चाहिए, ना अधिक क्षारीय होना चाहिए और ना ही अधिक अम्लीय होना चाहिए। क्या दूसरा पाचन तंत्र में क्या बताएं बाबू, हमारे पेट में HCl बनता है। HCl अगर मान लो कि कुछ अगर अम्लीय पदार्थ खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पेट का अम्लीयता बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। हाँ, तो HCl का जो काम है जीवाणुओं को नष्ट करना, वो कर पाएगा, तो कैसे करेगा, तो फिर अपच का भी स्थिति बनेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पेट में जलन जैसा हो जाएगा, गैस का समस्या हो जाएगा, तो उस समस्या को ही हम अम्लीयता कहते हैं। अम्लता का उपचार कैसे किया जाएगा, एंटासिड से। अरे अम्लीयता का उपचार कैसे किया जाता है, एंटासिड। एंटासिड के रूप में हम लोग क्या लेते हैं समानता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं MgOH का होल 2। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप ले सकते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांत का क्षय। अच्छा एक बात बताओ, हमारे मुंह में पीएच मान जो है कितना से कम हो जाता है तो मुंह में दांत क्षय होने लगता है, 5.5 से। अम्लीय वर्षा में कब कितना पीएच मान होना चाहिए, 5.6 से कम। 5.6 से कम अगर वर्षा जल का मान हो गया तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमारा दांत सड़ने लगता है जब 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, तो कहता है हमारे दांत में उपस्थित एनामेल जो होता है वह शरीर का सबसे क्या है, किसका बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का बताओ सूत्र को बता सकता है, कैल्शियम से कैसे होगा, Ca मतलब कैल्शियम, और फॉस्फेट का क्या होता है PO4, इसका संयोजकता 3, इसका संयोजकता 2, तो क्या हो जाएगा बताओ, Ca3 PO4 का। ठीक है, और वे पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। सबसे कठोर पदार्थ हमारा जो शरीर में जो दांत का ऊपरी परत है एनामेल, वह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कोई दिक्कत। अच्छा, मुंह का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो 5.5 से, तो मुंह माध्यम में जो अम्लीय हो जाएगा और कैल्शियम फॉस्फेट जो है फिर क्या करना शुरू कर देगा, घुलना शुरू कर देगा। ठीक है, जिससे हमारा दांत का क्षय होने लगेगा। कोई दिक्कत। चलो, तो इसका उपचार कैसे किया जाएगा रे, ठीक है, तो क्या करेगा उसमें, हाँ, अच्छी गुणवत्ता वाले हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे। क्या कि टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। इस प्रकार हम टूथपेस्ट की गुणवत्ता उसके पीएच से भी जांच सकते हैं कि टूथपेस्ट अच्छा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा सुरक्षा बताए थे, मधुमक्खी या चींटी सब जो है वह क्या दर्द और जलन होता है, वह किसके कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल के कारण। ठीक है, जो हमारे त्वचा में प्रवेश करता है तब दर्द करता है। ठीक है, वह क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, तो उसको उपचार के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जैसे क्षारक से उसको लगा देंगे, उससे राहत मिल जाएगा। चींटी उटी काट ले, ये बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आता है। बिच्छू बुट्टी जिसको हम नेटल प्लांट कहते हैं, उसमें भी वह रहता है, उसका जो निकला हुआ रहता है, ठीक है, सूंग, वह उसमें जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, तो आपको वह दर्द करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रकृति में भी इसका समाधान है, इसीलिए क्या करेगा,
बिच्छू बुट्टी के आसपास ना एगो डॉग पौधा भी रहता है। हाँ, उसी के आसपास जहाँ ये रहेगा वहीं पर ये रहता है। तो जैसे ही अगर मान लो तुमको बिच्छू का मतलब उसमें ये जो है हमारा नेटल प्लांट में तुम स्पर्श कर गया, तो उसी के पास हमारा डॉग प्लांट रहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पौधे के पत्ती रगड़ लेंगे तो उससे भी राहत हो जाएगा। अब तुम वहां पर थोड़ी क्षारीय माध्यम खोजने जाएगा, ठीक है, जंगल झाड़ में, जंगल में रहेगा। तो ऐसा प्रकृति किया है कि दोनों एक के जगह देगा, ठीक है। देखो कितना एकदम बैलेंस, नुकसान भी वही, सॉल्यूशन भी वही। हाँ, आई बताए थे तांबे का बर्तन वाला क्या होता है, चमक वापस आता है। हाँ, नींबू रगड़ने से, कहा कि वह नींबू क्या होता है, अम्लीय होता है, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण, ठीक है, लवण पढ़ेंगे। सुनो, लवण का निर्माण बढ़िया से देखिएगा। लवण टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ाया गया था, यहाँ से आप बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम शांति बनाए रखेंगे, बात आपस में नहीं कीजिए। लवण पढ़ेंगे, लवण को अंग्रेजी में बाबू हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। अब आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। बीच में लग रहा होगा कि सर फास्ट का है चले, तो पढ़ाया हुआ था या ऐसा थ्योरी वाला चीज था तो आप कर लिए। लवण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। अब हम लोग जो अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लवण और उसका निर्माण वाला पढ़ेंगे। बहुत सारा बात है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वही सब चीज को हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ेंगे। कहता है लवण जो होता है वह कैसे यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। लवण कैसे यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। इसमें दो भाग होता है, लवण में कितने भाग होता है, एक भाग होता है धनात्मक आवेश वाला आयन, एक भाग क्या होता है, ऋणात्मक आवेश वाला। धनात्मक वाला को हम क्या कहते हैं, केटायन, धनायन, और ऋणात्मक वाला को हम क्या कहते हैं, ऋणायन। यानी जो भी नमक बनता है, जैसे तुम देखो ना NaCl जो बनता है बाबू, NaCl जो बनता है, NaCl तो क्या Na प्लस रहता है और Cl माइनस, इसी दोनों का मिल के बनता है NaCl, ठीक है। एगो आम आयनिक पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कहते हैं कि लवण जो होता है वह आयनिक यौगिक होता है। इसमें दो भाग होता है, एगो केटायन होता है, एगो ऋणायन होता है, एनायन होता है, धनायन और ऋणायन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लवण में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आयन की संख्या इस प्रकार होती है कि कुल धनात्मक आवेश बराबर कुल ऋणात्मक आवेश। इसलिए लवण विद्युतता रूप से क्या होंगे, उदासीन होंगे। लवण विद्युतता रूप से क्या होते हैं, आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़े हैं क्या, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, पढ़े थे ना। हाँ, अब क्या होता है, लेकिन मान लो परंतु धन आयन धातु आयन होते हैं, मतलब धातु से धन आयन बनाने का काम किसका, धातु। क्या कि धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और धातु का क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ना। सोडियम क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तब तो Na प्लस बना। और क्लोरीन और धातु है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तब तो Cl माइनस बनाता है, और दोनों मिलेगा तो NaCl बन जाता है। अब कहता है कि धन आयन, और इसका एक समानता अपवाद अमोनियम आयन है, ठीक है। एगो NH4 है, ये एगो अपवाद में है अमोनियम आयन, ठीक है। ये धातु का नहीं है और धातु का है, लेकिन फिर भी ये धनायन बनाता है, ठीक है। हाँ, कुछ लवण के उदासीन निम्न सारणी में दिए गए हैं। देखिए कुछ सामान्य लवण जो है उसका दिया हुआ है उदासीन लवण का नाम, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, कॉपर सल्फेट, ये सब तो आप जानते हैं ना, सब जानते होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन धनायन है कौन ऋणायन है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये देखो जिंक सल्फेट ZnSO4, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस से बना होगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब पहला चैप्टर में नहीं आया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट Ca2 प्लस और CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ये सब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। इस तरह से आएगा। अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस से, ठीक है ना। नहीं करना होगा, सिर्फ हम बताएंगे लवण में आपको कहां से लिखना है,
ये सिर्फ एक बार देख लीजिए कैसे होता है, कहाँ से लिखना हम बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो में आराम से वहां से बढ़ा के आप लोग लिख सकते हैं। अब बात आया कि लवण का निर्माण, कोई बात नहीं, टॉपिक दिख रहा है ना। लवण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। लवण बनने में अनेक अभिक्रिया होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला अभिक्रिया आप लोग जानते हैं क्या, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण, और ये सब पढ़े थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार, HCl क्या है, अम्ल, ये NaCl और H2O बना है, ये क्या है, लवण और जल, ठीक है। जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्षार, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये क्या, पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा लवण और पानी बनाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो ये सब उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ नोट में एक बात कहता है कि लवण का जो धनात्मक भाग होता है वह क्षार से प्राप्त होता है। अभी देखे ना, क्षार वाला था ना, और इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक कहेंगे। और जो ऋणात्मक भाग होता है वह अम्ल से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक कहेंगे, ठीक है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन कहाँ से 100% आपको लिखना है वह बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे उदाहरण में भी NaCl, Na+, NaOH क्षार से प्राप्त हुआ है, और इसलिए यह क्षारीय मूलक कहा रहेगा। Cl - HCl से प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। चल, अब दूसरा विधि, पहला तो हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया लवण बनाने वाला, दूसरा क्या है, अम्ल वाला। क्या कहता है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अच्छा, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि सक्रिय जो भी धातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और कौन गैस निकालता है, बहुत बार आया था ना कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्या, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, जिंक धातु है ना रे, वह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा तो ZnSO4, लेकिन गैस कौन निकाला, तो पहला उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा हम कैसे बना रहे हैं लवण को, धातु से अभिक्रिया कराए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, धातु और अधातु, धातु सब कौन प्रकृति का होता है, धातु क्षारीय और अधातु अम्लीय होता है। अब एगो बात बताओ, ये अम्ल है ये क्षार है, तो अम्ल क्षारीय एक तरह से ना हुआ लवण और जल, लेकिन लवण जल नहीं बनाएगा, क्या कि पूरा का पूरा इसमें नहीं है ना, मतलब प्रकृति उसका उस तरह से है, तो लवण बनाने कम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब पूरा यहाँ पर पूरा रहेगा तब तो, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक है, केवल धातु है, याद रखेंगे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक और बात आगे भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लवणों के परिवार, ठीक है। लवण का परिवार क्या है, बहुत सारा लवण होता है, ठीक है, उसका वर्गीकरण किया गया अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर, ठीक है। पहला जैसे क्लोराइड वाला, अब कहता है क्लोराइड पहला परिवार हम लोग पढ़ेंगे, लवण का पहला परिवार क्लोराइड। कहता है जो लवण जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के किसी भी क्षार से अभिक्रिया करके बनाएगा तो उसको हम क्लोराइड कहेंगे। यानी कहने का मतलब Cl हमको लेना है, HCl से हम Cl ले लेंगे, बाकी कोनो क्षार से अभिक्रिया करके रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, वह क्लोराइड वाला परिवार है। जैसे देखो उदाहरण देख लो, क्लोराइड अम्ल वाला, देखो जैसे NaCl, ठीक है। NaCl में देखो ये सब क्लोराइड है, सब में Cl है, ये कौन परिवार से आ गया, लवण के कौन परिवार से है, क्लोराइड परिवार से है ना। अब अम्ल तो तुमको फिक्स है कि HCl लिया है, अब क्षार क्या लिया है, क्षार इसमें क्या हो जाएगा, NaOH लेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम यहाँ से ले लेगा ना, यहाँ से पोटासियम Cl लिया तो पोटासियम क्लोराइड, NH4 अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बात समझे। तो क्लोराइड वाला में क्या हो जाएगा कि HCl से Cl ले लिया, बाकी कोई भी क्षार से अभिक्रिया करा देगा तो वो क्लोराइड परिवार बन जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो वो क्लोराइड फैमिली हो गया। अब नाइट्रेट किसको कहेंगे, अब अगर नाइट्रिक अम्ल से किसी भी क्षार को अभिक्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा, भारी है। अरे अगर मान लो HCl से अभिक्रिया कराए तो क्लोराइड परिवार,
नाइट्रिक अम्ल से करा देंगे तो नाइट्रेट परिवार, नाइट्रिक अम्ल से करा देंगे तो कौन परिवार, नाइट्रेट परिवार। अब नाइट्रेट परिवार में क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, पहला देखो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है इसलिए नाइट्रेट का वैलेंसी 1, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कॉपर नाइट्रेट इस तरह से आ जाएगा, हाँ नाइट्रेट वाला परिवार आ जाएगा, सब में नाइट्रेट रहेगा, NO3 रहेगा तो नाइट्रेट परिवार, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन परिवार। अब मान लो सल्फेट में SO4 लगल रहेगा तो सल्फेट परिवार हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया के कोनो क्षार से करा देंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देख लो H2SO4 लगल रहेगा, यानी SO4 लगल रहेगा, जैसे सोडियम सल्फेट, अब सल्फेट वाला वैलेंसी 2 ना, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह से बन जाएगा, ये कौन परिवार हो जाएगा, सल्फेट परिवार। NO3 लगल रहेगा तो कौन परिवार, नाइट्रेट परिवार। Cl लगल रहेगा तो कौन परिवार, क्लोराइड परिवार। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ देगा जानते हो, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बता कौन विजातीय है, बस समझे, इस टाइप का दे देगा, या बोलेगा बताओ निम्न में से कौन क्लोराइड परिवार से नहीं है लवण, कौन लवण है जो क्लोराइड से नहीं है, कौन है जो नाइट्रेट से नहीं है, कौन है जो सल्फेट से नहीं है, बस समझ रहे है, चीज आसान, बस एक बार उसको देखना है, ठीक है, तो समझ गए। अब तो फंडा समझ गए, SO4 वाला रहेगा सल्फेट परिवार, कार्बोनेट वाला हम क्या रहेगा, CO3 लगल रहेगा, कार्बोनिक अम्ल से बन के मिलेगा, जैसे CO3 लगल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फलना कार्बोनेट, चिलना कार्बोनेट, इस तरह से रहेगा, CO3 वाला परिवार कहेंगे उसको, ठीक है, कार्बोनेट परिवार। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामान्य लवण और उसका अम्लीयता लवण पर, ठीक है। अब देखो HCl एगो H प्लस देगा ना, HCl क्या गो H प्लस देगा, एक, HNO3 क्या गो H प्लस देगा, अरे इसको तोड़ो ना, एक ही देगा ना, ऐसे भी एगो है तो इसको ये क्या देगा H प्लस, Cl माइनस में टूटा, HNO3 किस में टूटेगा, H प्लस, NO3 माइनस में टूटेगा। अब तुम जरा देखो कि ये जब अभिक्रिया करेगा तो केवल एक हाइड्रोजन आयन देगा कि नहीं देगा, एक ही है एकरा पास, एक ही देगा, ऐसे में उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रोटोनिक अम्ल कहेंगे, यानी मोनोप्रोटोनिक अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोप्रोटोनिक अम्ल कहेंगे। प्रोटोन एक प्रोटोन देने वाला, H प्लस को ही प्रोटोन कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, बात समझे, उसको हम कहेंगे। लेकिन मान लो जैसे H2SO4 है तो दूगो H प्लस देगा ना, दूगो H प्लस देगा कि नहीं देगा, ये देखो ये COH है, ये सब क्या देगा, दूगो देगा, हाँ तो दूगो देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विप्रोटोनिक, डाइप्रोटिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलो डाइप्रोटिक कहेंगे ना, इसको हम डाइप्रोटिक का देंगे। अब देखे जैसे H3PO4 है, ये क्या गो देगा, 3H प्लस में देगा कि नहीं देगा, इसको हम क्या कहेंगे, हाँ त्रिप्रोटोनिक या ट्राइप्रोटिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अरे बोलो ये समझ में आया, यहाँ पर समझना, इसको तुम लिख लेना, एक H प्लस देगा मोनोप्रोटोनिक, कौन कौन आ गया ClHNO3, दूगो देगा H प्लस तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विप्रोटोनिक, 3 गो देगा था, ये क्या हो गया H3PO4 क्या है, ट्राइप्रोटोनिक है, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब वो काहे बताए वैसा वाला पता है, उससे उसको हम यहाँ पर अभी जस्ट बता रहे हैं। अच्छा मान लो जो 2 या 2 से अधिक देगा उसको हम क्या पॉली कहेंगे ना, पॉली, बहुप्रोटोनिक, जो बहुत सारा देगा। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ाने के लिए हम आपको ये बताएं कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ए बाबू क्वेश्चन ही पूछता है कि कहेगा दे देगा, कहेगा जैसे बताओ HCl दे दिया, बोला HCl का बताओ क्षारकता कितना है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे H2SO4 का क्षारकता कितना है, HNO3 का क्षारकता कितना है, HNO3 का कितना है, ठीक है, H3PO4 का क्षारकता कितना है, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ देगा, क्षारकता पूछेगा। तो क्या है क्षारकता, तो सर किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित आयनीकरण योग्य हाइड्रोजन आयन, मतलब वैसा हाइड्रोजन जो H प्लस में टूटे, हाँ दो दे, उसको हम उस अम्ल की क्या कहते हैं,
क्षारकता कहते हैं, इंग्लिश में बेसिसिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर मान लो इसका क्षारकता पूछेगा तो क्या, एक, कहा कि एक प्रोटॉनिक अभी दिखाए थे, ये दो, इसका समझे, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़िएगा, ठीक है। अब कहता है, ठीक है, चलो ये सब रहने दो, ये सब कोई दिक्कत नहीं। ये कहां से आ गया, हाँ चलो, अम्लीय लवण। अच्छा कार्बोनिक अम्ल द्विक्षारक अम्ल होता है, ये सब नहीं देख सकते हो, ठीक है। बाइकार्बोनेट, ठीक है, यू गलती से हो गया है। H2SO4 के बारे में बताए ना, क्या होता है, हाँ ठीक है, चलो ये सब हो गया है। कार्बोनिक भी क्या देगा, दूगो। चलिए क्षारीय लवण, अगर मान लो कोई क्षार, कोई क्षार अगर मान लो कि देखो कोई लवण कैसे बनता है, अम्ल से और क्षार से। अगर मान लो कोई क्षार पूरा तरह अम्लीयता नहीं खत्म कर पाया तो वह अम्लीय लवण बना देगा, अम्ल का मात्रा कम हो, ऐसा न हो जाएगा, तो उस तरह से काम कर सकते हैं। अब जैसे क्षारीय लवण किसको कहेंगे, तो जब कोई क्षार अम्ल द्वारा पूरी तरह उदासीन नहीं होगा, यानी क्षारीय लवण में क्षारकता बेसी होगा, यानी वो जो उदासीनीकरण हुआ है वो अम्ल को पूरा तरह से खत्म मतलब नहीं कर पाया, उदासीनीकरण पूरा नहीं हो पाया है ना, हाँ क्षार का उसमें ग्रुप है ही बचा हुआ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लवण परिवार हुआ, ये सब तो चीज बता दिए, दोबारा आ गया ये सब, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो 7, ठीक है, रुक जाओ, चलो अब जरा देखो इसको, ये सब जरूरी नहीं है, सीधे आप उपयोग वाला हम पढ़ेंगे ना, ये सब जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य लवण, सामान्य नमक जिसको कहते हैं NaCl, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, सामान्य नमक या सामान्य लवण हमारा क्या है, सबसे सोडियम क्लोराइड, उसको हम क्या कहते हैं, NaCl, साधारण नमक, उसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि रासायनिक रूप से सामान्य नमक को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, और इसको और क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अक्सर क्या करते हैं, भोजन में करते हैं, भोजन बनाने में या भोजन में भी करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन एगो बात ध्यान रखो, जो हेलो लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि भोजन में जो प्रयुक्त हम लोग जो टेबल साल्ट यूज करते हैं, टेबल पर जो रखते हैं, वह शुद्ध सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में पोटासियम आयोडाइड मिलाया जाता है, वे मिलाने से क्या होगा, आयोडीन मिलाने से क्या होगा कि हमारा शरीर को आयोडीन मिल जाएगा, कि हम जानते हैं कि आयोडीन के कमी से कौन रोग होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ग्वाइटर, क्या कहते हैं, ग्वाइटर। इसलिए जानना जरूरी है कि ग्वाइटर ऐसे करके लिख देगा हिंदी में, ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए पोटासियम आयोडाइड या आयोडाइड वाला जो है ना वो मिलाया जाता है।
अब बात आता है कि जैसे उदाहरण के लिए टाटा नमक का बात आप लोग देखे होंगे, वह दावा करता है कि वो आयोडीन का मात्रा जो है 15 ppm यानी 1 मिलियन में 15 पार्ट्स, उसका जो है 15% वह आयोडीन रहता है ना। कहता है ना क्या आपके नमक में क्या है, आयोडीन है कि नहीं है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक जिसको कह रहे हैं, टाटा नमक को जनरली यूज करता है ना, तो ये बात है। इसी कारण बाजार में जो मिलने वाला नमक है उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। और आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह हमें थायराइड रोग, जो गले से संबंधित विकार होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग, ग्वाइटर, ठीक है, वो होने से हमको क्या करता है, बचाता है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ से लिखना शुरू करोगे तुम लोग ये वाला टॉपिक से, ठीक है, कोई दिक्कत अभी ना, आराम से लिख लेना, मन करे तब। सामान्य नमक की प्राप्ति और निष्कर्षण अब हम लोग देखेंगे। सुनो बाबू, कहता है कि सामान्य नमक जो NaCl है हमारा, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहला बात है समुद्री जल। गांधी जी याद आ रहा है, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह किए थे ना, तो क्या समुद्र से न प्राप्त किए थे। हाँ, तो वही कहते हैं कि समुद्र से, हम समुद्र के जल से भी क्या कर सकते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। कहता है समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जिनमें सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है, और यही सामान्य नमक का क्या है, मुख्य स्रोत भी है। भारत में समुद्री जल से नमक मुंबई और चेन्नई से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी पहला निष्कर्षण अगर सामान्य नमक का बात किया जाए तो समुद्री जल एक ऑप्शन हुआ। ठीक है, हाँ, स्रोत हो गया। ठीक है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए उसको सूर्य और हवा के प्रभाव में उथैला टैंक में वाष्पित किया जाता, बनाने का नियम है। ठीक है, और प्राप्त जो नमक होता है उसको फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट जैसे अशुद्धि रहता है, उसको उससे क्या होता है, इसलिए उसको हम बेचने से पहले उसको हम शुद्ध कर लेते हैं, उस सबको हटा देंगे। अशुद्धि, अरे जो वहां से छानेगा तो उसमें जो अशुद्धि रहेगा उसको हटाइएगा ना, बेचेगा ना, मिलाया जाता है बाद में। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किया गया डांडी मार्च आपको अच्छे से पता है। ठीक है, दूसरा जो है रॉक साल्ट, जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं। ठीक है, देखो सामान्यतः नमक जो होता है ना, ठोस जमाव के रूप में भी पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे भारत में जगह है मंडी, हिमाचल प्रदेश में, और पाकिस्तान में खेबरा नमक जगह है, माने पाकिस्तान वाला पंजाब टाइप का इधर उधर प्राप्त होता है। ठीक है, अशुद्धि के कारण ही उसका रंग प्राय नाम भूरा रंग होता है, उसीलिए हम उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंधा नमक देते हैं नाम। ठीक है, चलो हाँ, बनाने का विधि क्या आगे हम बता रहे हैं, और जो रासायनिक वाला होगा बता रहे हैं। अब उसका हम कैसे प्राप्त होता है तो वो भी है ना, समुद्री जल से प्राप्त करते हैं इस तरह से। आंतरिक झीलों, कुछ झीलों के जल में भी प्राकृतिक वाष्पीकरण से नमक प्राप्त होता है। कुछ झील ऐसे हैं जिसका जो है उसका वाष्पीकरण कर दो तो नमक मिल जाता है, जैसे सामर झील राजस्थान का। ठीक है, यूटा अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, नाम है ग्रेट साल्ट लेक, रूस का क्या है, लेक एल्टन। ये सब ऐसा झील है जहां पर उसका पानी ले लो, उसका वाष्पीकरण करा दो तो तुमको नमक बन के प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसका गुण जरा देख लो, सामान्य नमक के गुण, रंगहीन होता है, रंग होता है उसमें, नहीं होता तब तो उजला, वो कोई कलर हुआ। ठीक है, क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका गलनांक 820 डिग्री सेल्सियस होता है। विलीयता बताओ, 20 डिग्री पर इसकी विलीयता 35.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल होता है। यानी अगर मान लो हमारा 20 डिग्री तापमान रहेगा, अगर तुम 100 ग्राम जल लेगा उसमें कितना नमक, 35.8 आराम से घुल जाएगा। ठीक है, उस और गर्म करने पर वह क्या हो जाएगा, चटकने लगेगा, खराब होने लगेगा, और उसका जो क्रिस्टल के रूप में होता है वह टूट जाएगा। देखते हैं नमक को गल जाता है ना पूरा तरह से, वही बात है।
आर्द्रताग्राही प्रकृति, यह हल्का आर्द्रताग्राही होता है, अर्थात वायु से नमी अवशोषित कर गीला हो जाता है। अक्सर आप देखे होंगे नमक का, इसलिए अच्छा से उसको डिब्बा में रखते हैं हम लोग या पन्नी में रखते हैं ना, नहीं तो वह उसमें नमी को वह क्या करता है, आर्द्रता को वह शोषित कर लेता है। ठीक है, यह गुण उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। वह जो आर्द्रताग्राही गुण है वह उसमें क्यों होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड है। सघन लिखिए, मतलब है सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करेंगे। सांद्र सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र समझते हो ना, सल्फ्यूरिक मात्रा ज्यादा हो और पानी कम हो। ठीक है, अब देखो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब उसको गर्म करेंगे ना, तो भी हम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो NaCl है, H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। हाँ, हाँ HCl गैस के रूप में अलग हो जाएगा, और बाकी जो हमारा ये सोडियम है NaHSO4 लवण, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। सल्फेट, सोडियम बाय सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम बाय सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अगला है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, कहता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो AgCl बना देगा और NaNO3 प्राप्त हो जाएगा हमको। अब AgCl क्या अवक्षेपण बनाता है, वह बैठ जाएगा, और NaNO3 हमारा सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट परिवार वाला लवण हमको बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका रासायनिक विधि हो जाएगा प्राप्त करना। ठीक है, तो ये इतना विधि जो था उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहाँ से बात आता है, ये स्टार लगाइएगा कि इसका उपयोग क्यों होता है। सामान्य नमक का उपयोग है वो तो खाने में, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। कोई चीज तुमको दे उसमें नमक ना हो, खाने वाला दाल में नमक ना हो, मतलब पता चलेगा, महान आदमी। ठीक है, अच्छा गांव घर में नमक को राम रस भी कहता है, जानता है तुम लोग, राम रस। तो अब क्या कहते हैं, अरे टाटा नमक तो अरे हम कंफ्यूज हो गए। जो मतलब सरस्वती पूजा जो था ना, उसमें बरती रहता है सरस्वती पूजा में, उसके बाद कहा कि राम रस दियो, राम रस दियो। हम क्या है भाई, तब पता चला नमक को बोलता है। ठीक है, तो पहला उपयोग बताओ बाबू, अरे पूछेगा साधारण नमक का उपयोग बताओ, पहला क्या हो गया, यानी हमारे आहार में, यानी कह सकते हैं खाने में साधारण नमक का उपयोग पहला क्या लिखोगे, भोजन में किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग, इसका उपयोग कई खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे पैक हुआ मांस मछली आराम से उसमें नमक मिला के रख दो तो खराब नहीं होता है जनरली, पहले रखता, अब तो सब इतना अमीर हो गया कि कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन पहले माता क्या करती थी, माँ बहन सब उसमें नमक लगा के उसको रख देता था। जैसे मान लो आज मंगल है, नहीं पता चला, ले आया जा, अब बृहस्पति है मान लो, तो बृहस्पतिवार को भी तो नहीं खाता है लोग जनरली, लेकिन ले आया गलती से, तो क्या करेगा, उसमें नमक उमक मिला के या तो तर के छोड़ देगा, और सुबह आराम से बनाएगा और रगड़ देगा। ठीक है, ठीक है, तीसरा बता बाबू क्या हो जाएगा, बर्फ के साथ मिलाकर इसका उपयोग जमाने वाला मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में किया जाता है, जैसे आइसक्रीम बनाने में। ठीक है, उसमें भी जमने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग उसमें किया जाता है। ठीक है, बर्फ के साथ है। इसके अनेक औद्योगिक उपयोग भी हैं। ठीक है, जैसे साबुन के निर्माण में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, उसमें ग्लेज बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और
सामान्य नमक जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट। और यहाँ से ही आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, जो लवण नहीं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। वैसे ऊपर वाला ये उपयोग पूछेगा कि साधारण नमक से आप लोग बढ़िया से लिख लेना। सामान्य नमक जो है ना, सबसे कच्चा माल मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल, यानी जिसका हम प्रयोग अन्य चीज बनाने में करते हैं, ठीक है, अन्य चीज को बनाने में करते हैं, उसको हम कच्चा माल कहते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड जो NaCl है ना, इसका जो है उपयोग हम लोग बहुत सारे रसायन बनाने में करते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये सब बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। सुनो, अब जो देखो यहाँ पर कि क्या क्या बनाने में करते हैं, HCl, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, अरे सोडियम है Na, हाइड्रोक्साइड है OH, क्या हो गया NaOH, हे भगवान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, दोनों का बैलेंस ये एक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरा उपयोग है NaCl, जो है कच्चा माल, किसके रूप में काम करता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, Na2CO3, ठीक है, 10H2O होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, 10 गो जल, धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा जिसको कहते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा जिसको कहते हैं। आगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग है NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा बाई कार्बोनेट वाला, ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, ठीक है, इसको कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कभी कभी ऐसे लिख देगा आपको CaOCl, ठीक है, ऐसे भी लिख देगा। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हुआ। इस सब के निर्माण में कच्चा माल का काम करता है कौन, हमारा NaCl, कौन करता है, हमारा NaCl करता है, ठीक है। अब हम चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, यही 4-5 पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। अब अगर देखो इसमें बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, देखो, हेलो, यहाँ से बाबू, अब ध्यान से, अब हम सबका मुंह इस पे देखना पसंद करेंगे, ठीक है, पानी उनी पीना है, पानी उनी पीना है तो पी लो, काहे कि यहाँ से आपका चैप्टर में मजाक नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल ले दो ना, काट देंगे बाद में, क्या टिप रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ ना पानी उनी पी के आओ।